जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित आपका पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। ये पूरा चैप्टर क्लास 10th और क्लास 12th और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है ये, बिकॉज ये वो चैप्टर है जिनसे एक न्यूमेरिकल भी निकल कर आता है, बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस वगैरह वो निकल के आते हैं, वैल्यूज़ पूछी जाती है, प्रकाश के जितनी प्रॉपर्टीज, जितने इसके गुण हैं, गुणों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश है क्या। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे प्रकाश का गुण। ठीक है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो मानव नेत्र को देखने में सक्षम बनाती है। अगर प्रकाश अनुपस्थित होगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि अंधेरा, अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देता। अंधेरा हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति है। अगर वहाँ पर एक छोटा सा बल्ब या छोटी सी टॉर्च चलाते हैं तो जलाने के पश्चात आप देखोगे कि आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं। और कोई भी वस्तु आपको कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर आपकी ओर आता है, आपकी नेत्र की ओर आता है। ठीक है, फिर आप जो आपके नेत्र है, नेत्र की संरचना ऐसी होती है कि वो उस प्रकाशीय सूचना को संसूचित करके आपको उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। और जैसे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो और अपन अगले गुणों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के गुण पढ़ते हैं अपन। तो देखिए प्रकाश का पहला गुण, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो आप, प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अगर उसके पथ में कोई वस्तु आ जाती है, कोई अवरोध आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है तो उसकी छाया बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी तरंग है जो निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। निर्वात मीन्स वैक्यूम, यानी लाइट क्या हो सकती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल हो सकती है। और जो लाइट की सबसे ज़्यादा जो चाल होती है वो कौन से माध्यम में होती है? निर्वात में होती है, जिसका मान कितना होता है आगे आपको दिख जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है और जो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। देखिए, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, तो उसकी छाया कैसी बनती है? तीक्ष्ण बनती है, तीखी बनती है, बिल्कुल शार्प बनेगी। अच्छा, यानी उसकी जो छाया है वो आपको अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश की चाल सर्वाधिक कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर जाते हैं हम। ये देखिए, अब देखिए, अब सबसे पहली जो परिभाषा है उसको पढ़ लेते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सीधे शब्दों के अंदर हम बात करें तो किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ होती है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, या प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, दूसरा है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब यह है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण
पहली चीज़ तो तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे इस बिंदु पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और एक ही तल में पाए जाते हैं। ये इसका दूसरा नियम है। तो मुख्य नियम क्या हो गया, दोनों ही मुख्य है वैसे, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण जो आने वाली किरण है जो वस्तु से आती है, अभिलंब किसी भी सतह के साथ, देखिए दोस्तों अभिलंब क्या होता है, कोई भी सतह है किसी सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक काल्पनिक रेखा या एक काल्पनिक तल, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण जो प्रकाश किरण वस्तु से आती है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को ही आपतन कोण बोला जाता है। और जो आने वाली किरण है जो दर्पण से टकरा कर चली गई, ठीक है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। और परावर्तन के नियम में I इज इक्वल टू R होता है, मीन्स I और R बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है, देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर दो प्रकाश किरणें आभासी रूप से या काल्पनिक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अथवा काटती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मीन्स ये फंडा जो है वो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज वाला है, ठीक है। रियल इमेज तब बनती है जब जो रेज है वो रियल में एक दूसरे को काटती है, और इमेजिनरी इमेज तब फॉर्म होती है, तब बनती है जब दो रेज इमेजिनरी रूप से एक दूसरे को काटती है, ठीक है। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और जहाँ पे वो काटेगी उस जगह पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है, प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है, और अगर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन आगे वाले बिंदुओं में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगली स्लाइड पर आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे अगली स्लाइड में हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो पहला पॉइंट है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा जब दो प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और आभासी प्रतिबिंब का पहला बिंदु है, सीधी बात है, जब आभासी रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या किरणें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है बल्कि प्रतीत होती है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब देखो वास्तव में जो मिल रहा है उसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य अक्ष होता है, जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो या तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है या मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। जो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है उसको हम सीधा बोलेंगे, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब होगा काल्पनिक अथवा आभासी प्रतिबिंब, और जो उल्टा प्रतिबिंब होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज होगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ठीक है। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं अपन, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ आ गए अपन समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब देखिए पहली चीज़ तो दोस्तों समतल प्रतिबिंब होता क्या है। जब कांच की, या हम कह दें, देखो कांच और दर्पण में अंतर है। कांच होता है पारदर्शी, ठीक है। जब किसी पारदर्शी कांच जो कैसा हो, पतला हो, उसके एक सिरे पर पॉलिश कर दी जाए, क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, ठीक है।
और पॉलिश करने के बाद जो दूसरा पृष्ठ है, कौन सा, ये सामने वाला, इसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ, जिसके द्वारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, ये समतल दर्पण है। इसके लिए जिस कांच का प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो किसी वस्तु को लिया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर हमने एक वस्तु ली है ए बी, और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ले गए हम, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर थी, सीधी लेकर गए, वो सीधी टकराकर वापस चली गई। ठीक है, एक प्रकाश किरण और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ लेके गए, जो इसका अक्ष था, मुख्य अक्ष बना था इस वाले अक्ष को, इस अक्ष पे जहाँ पर ये बिंदु है, जहाँ पर ये दर्पण इस जगह पर इस बिंदु पर टकराई, टकराने के पश्चात ये इधर चली गई। ठीक है दोस्तों, जब ये दोनों प्रकाश किरण, अब देखिए समतल दर्पण है और समतल दर्पण के अंदर जितने भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका प्रतिबिंब जो आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। सीधा दिखाई दिया मतलब कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो बताइए, आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे आभासी रूप से, कैसे रूप से बढ़ाओगे, आभासी रूप से जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा, दोनों जाने वाली किरणें, ध्यान रहे प्रतिबिंब हमेशा जाने वाली प्रकाश किरण यानी परावर्तित प्रकाश किरणों, और परावर्तित प्रकाश किरणें किधर गई थी, एक प्रकाश किरण इधर गई और एक प्रकाश किरण इधर गई। जब दोनों के पथ को पीछे की तरफ बढ़ाया गया, जिस बिंदु पर ये दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, ये दोनों जो किरणें थी वो किसके द्वारा आपतित हुई थी, ए बिंदु से। तो यहाँ पे जो हमें प्रतिबिंब मिलाया प्राप्त होगा वो भी ए बिंदु का ही प्राप्त होगा, इसलिए उसको क्या नाम दिया हमने, ए डैश नाम दिया है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही बी कहाँ पर था, बी बिंदु मुख्य अक्ष पे था। तो मुख्य अक्ष जैसे ही, देखो आप ध्यान से देखते हो तो ये मुख्य अक्ष के साथ लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाने पर यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण था यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो प्रतिबिंब का कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम u से इंडिकेट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, u से व्यक्त करते हैं, जो मुख्य अक्ष की ही दूरी होती है, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे v से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं अपन समतल दर्पण के द्वारा, तो उनके कौन कौन से गुण हैं वो देख लीजिए आप। तो पहला है आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण के अंदर आप देखते हो जब अपना चेहरा, तो जैसा आपका आकार है वैसा ही दिखाई देता है। अगर आपको छोटा अथवा थोड़ा बड़ा दिखाई दिए तो समझ लो कि समतल दर्पण पूर्ण रूप से समतल नहीं है। ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण भी हो सकता है जिसमें आप अपने से छोटे या अपने से बड़े दिखाई देते हो। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के सामने उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, यानी दोनों की दूरियां कैसी होती है, समान होती है। हम ये कह सकते हैं u बराबर v होता है। u बराबर क्या होता है, v। और देखिए आप वस्तु की ऊंचाई को आप h से लिखते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप लिखते हो h डैश से, तो h बराबर h डैश होता है। मीन्स वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बराबर होती है। देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इस पार्श्व परिवर्तित को अपन एक बार पुनः देखते हैं, स्लाइड को क्लियर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, आप जब भी किसी दर्पण में देखते हैं, अपन सीधी बात करते हैं। ठीक है, आप जब किसी दर्पण में देखते हो तो जो आपका दायां भाग था वो बायां दिखाई देता है, और जो बायां भाग था वो
दायां दिखाई देता है। ठीक है, मीन्स ये भाग इधर दिखाई देगा और ये वाला भाग इस तरफ दिखाई देगा। मीन्स जो दायां भाग है वो बाईं तरफ और जो बायां भाग है वो दाईं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस परिवर्तन को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर हमने एक खोखला गोला लिया। खोखले गोले को अगर हम किसी समतल वस्तु से जब इसको प्रतिच्छेद करते हैं तो इसके दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, अब किसी भी एक भाग को लेकर ध्यान रहे दोस्तों, जो हमने गोला लिया है जो खोखला होना चाहिए और कांच का बना हुआ होना चाहिए, पतला होना चाहिए, यानी हल्की सी इसकी मोटाई होनी चाहिए, बीच में से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप इसके दो हिस्से कर देते हो, दो हिस्से लेने के पश्चात आपके पास एक हिस्सा बचता है। जब एक हिस्से के ऊपर आप पॉलिश करते हैं तो आपको उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार गोलीय दर्पण की हम परिभाषा पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल मीन्स जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देखिए घुमाव दिखाई दे रहा है। अगर आप अंदर पॉलिश करते हैं तब बाहर वाला सिरा उभरा हुआ होगा, बाहर वाला पृष्ठ, और बाहर पॉलिश करते हो तो अंदर वाला पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, यदि मैं इसके बाहर पॉलिश कर दूं तो जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, और धंसा हुआ या अंदर की ओर उसे अवतल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पॉलिश कहाँ की गई है? इसके बाहर की तरफ पॉलिश की गई है। अगर कोई प्रकाश आपतित होता है तो सामने से आपतित होगा, तो किस भाग की तरफ आपतित होगा? जो अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है ये एक आपका कांच का एक भाग है। अब इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दो तो बाहर वाला भाग क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, मतलब प्रकाश उस पर आपतित होगा। अब इस प्रकार का जो दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो देखिए दोस्तों, सामने जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये उत्तल दर्पण का चित्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्द। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जो भी आपका गोलीय दर्पण होगा उसका जो ज्यामितिक केंद्र है उसे हम ध्रुव से व्यक्त करते हैं, जिसे हम P से लिखते हैं। ठीक है, किस बिंदु से लिखते हैं? P बिंदु से। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो ये जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसमें हल्का सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बिंदु P है, ये मुख्य अक्ष है जो एक काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा पर ही आपको वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, फोकस त्रिज्या या फोकस दूरी RC, ये सब इसी काल्पनिक रेखा पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहला बिंदु है गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिसे P बिंदु से व्यक्त किया गया है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P अक्षर से निरूपित किया जाता है या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये जो काल्पनिक रेखा है इसी को ही मुख्य अक्ष कहते हैं अपन, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। ठीक है,
इसी पर ही हमारे को सारे बिंदु प्राप्त होते हैं। सी भी इसी पर प्राप्त है, एफ भी इसी पर प्राप्त होता है और ध्रुव भी हमें इसी में मिलता है। वक्रता त्रिज्या भी हमें इसी पर प्राप्त होती है और जो फोकस दूरी है वो भी इसी रेखा पर या मुख्य अक्ष पर ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दोस्तों वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी अक्षर से निरूपित किया जाता है कि जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किसी न किसी गोले का हिस्सा होते हैं। जब हम इसे प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें एक गोले का खंड प्राप्त होता है। इसकी जो त्रिज्या है, जो इसका सेंटर होगा, जो केंद्र है, उसी को ही हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे निरूपित करते हैं? सी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषाओं पर आते हैं हम, जिसमें है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या होती है आपके गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है दोस्तों? आर से निरूपित किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जिसे किससे व्यक्त किया जा रहा है? आर से व्यक्त किया जा रहा है। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम द्वारक। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे mn से दर्शाया जाता है। तो क्या होता है द्वारक? जो आपका दर्पण है, दर्पण के दो बिंदु प्राप्त है हमारे को। एक बिंदु कौन सा है? एक बिंदु m है और दूसरा बिंदु n है। तो ये जो गोलीय परिसीमा है, इसका जो व्यास है, इसी को ही हम द्वारक बोलते हैं। m को n से मिला दो। ठीक है, ये जो व्यास बनेगा वही गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा पर आप आते हैं हम, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मीन्स इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? जब भी कोई दर्पण, जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल एक दर्पण लिया, वो कौन सा दर्पण है आपका? ये अवतल दर्पण है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण के द्वारा, ये देखिए दो किरणें बना लेते हैं हम, जब इसे टकराने के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसी को हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु। जो जिस बिंदु से गुजर रही होती है उसी को फोकस बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उसे हम एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। और एफ बिंदु से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे ही हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों? स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। सॉरी, स्मॉल आर नहीं दोस्तों, इसको व्यक्त किया जाता है एफ से। किससे व्यक्त किया जाता है? एफ, छोटा वाला एफ। ठीक है, और जो कैपिटल आर है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, उसको कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक। ठीक है, फ्लो में हो जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है और वक्रता दूरी को या वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्सर एफ से निरूपित करते हैं, जो फोकस बिंदु है। और फोकस दूरी को, ध्यान रहे दोस्तों, मुख्य फोकस को एफ से करेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु पर आते हैं हम। अगला बिंदु है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। ठीक है, जिसका संबंध क्या है? कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f। कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f, यानी ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है। मीन्स वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी फोकस दूरी का डबल किया जाए तो हमें वक्रता
त्रिज्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं हम, जिसके अंदर हम तुलना करेंगे। किस बात की तुलना करेंगे हम? जो कुछ नियम हैं यहाँ पर जिनके द्वारा हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंबों के नियमों को जानना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें जो सबसे पहला नियम है वो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण के सामने जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो परावर्तित होने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। जिस बिंदु से गुजर रही है उसे फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके पीछे का कंसेप्ट समझे हम तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, जिसे हम वक्रता बिंदु को C से व्यक्त करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त किया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, तो इस बिंदु को C बिंदु को हम गोलीय दर्पण के पृष्ठ के किसी भी बिंदु से मिलाएं तो वहाँ वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि किसी भी वृत्त के लिए त्रिज्या हमेशा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा के साथ लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको कहीं भी मिला दो आप, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये आपका गोलीय बना लेते हैं। यहाँ पे भी अगर ये त्रिज्या मिलाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कहने का मतलब है गोलीय दर्पण के लिए जो C बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वही अभिलंब है। ठीक है, और परावर्तन का नियम आप जानते हैं कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनने वाला कोण और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण बराबर होता है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, I = R। तो जहाँ में वो बिंदु मिलेगा जहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। यानी सीधा सीधा कंसेप्ट है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। कौन से बिंदु से गुजरती है? फोकस बिंदु से। ठीक है दोस्तों, अगला नियम जो है वो इसका व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है। जो क्या है दूसरा नियम? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका दूसरा नियम था। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। यानी अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होकर वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो दर्पण के द्वारा जब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये वापस उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। यानी उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में वापस लौट गई। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाला बिंदु है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित प्रकाश किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी, किस पर आपतित होगी? ध्रुव पर आपतित होगी, तो मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण ने जितना कोण बनाया है उसी कोण के साथ में परावर्तित किरण परावर्तित हो जाएगी, जो तिर्यक दिशा में होगी। कैसी दिशा में होगी? तिर्यक, यानी जिस दिशा में आई थी, यानी जितना कोण वो मुख्य अक्ष के साथ बना रही थी आपतित किरण, उतना ही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण लौट जाएगी। मीन्स यहाँ पर भी परावर्तन का नियम लागू होता है, I = R होता है। यानी I = R एक परावर्तन का नियम है जो हर जगह लागू होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले बिंदुओं की, जिसमें अपन दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति जान लेते हैं दोस्तों। इसके पश्चात हम बिंब की स्थिति और इनका किरण आरेख पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अगर वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? फोकस बिंदु पे बनता है और बहुत छोटा होता है, जिसे बिंदु साइज भी कह सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यंत छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अंदर केवल एक स्थिति ऐसी होती है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके अलावा सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होगा
वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पर हमें आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। जब वस्तु सी से परे होती है तब प्रतिबिंब हमारे को फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, यानी एफ और सी के बीच में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। किससे छोटा होता है? वस्तु की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। यहाँ कंपेयर किससे कर रहे हैं? बिंब से कर रहे हैं, यानी वस्तु से कर रहे हैं। जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वस्तु सी पर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ये जो हमारे 5 बिंदु है, 5 बिंदु में से कोई भी एक बिंदु आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सी पर, जब सी पर होगा तो प्रतिबिंब जो हमें मिलेगा वो भी सी पर मिलेगा, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी हमें वक्रता केंद्र पर मिलेगा, ठीक है। समान साइज होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु कैसी हो दोस्तों? जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब हमें सी से परे मिलेगा, यानी सी से पीछे मिलेगा। और जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर वस्तु F पर हो, अगर वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब हमें अनंत पर मिलता है। कहाँ मिलता है? अनंत पर। देखिए ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर हुई तो प्रतिबिंब फोकस में मिल रहा है, ठीक है। अगर वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत पर। और यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। फोकस पर जब होगा तब बहुत छोटा होता है, अनंत पर होता है जब प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। अब बात करते हैं अपन लास्ट पॉइंट की। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण, इससे पहले जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो दर्पण के सामने बन रहे थे, यानी यहाँ बन रहे थे। अब जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। पीछे होगा तो कैसा होगा दोस्तों? सीधा होगा, ठीक है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, विवर्धित बड़ा होता है, ठीक है, यानी बड़ा होगा तुलनात्मक रूप से। और हम बात करें यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा, ठीक है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ये जितने भी किरण आरेख जो बनते हैं नियमों के द्वारा हम इन सब के प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के कौन कौन से नियम हैं, किरण आरेख और उनकी जो सारणी है वो पढ़ेंगे हम। और जो संबंधित न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपवर्तन को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए आप दोस्तों। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो इसको, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।